मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी किस तरह से रही इस टाइम तक, बिकॉज दिस टाइम इज़ योर थर्ड अटेम्प्ट। अब तक आपने 3 साल, बच्चे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी दिमाग में कुछ आता है, या इतनी मुश्किल होती है प्रिपरेशन में, आपने किस तरह से उसको ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में मुझे आरपीएफ में असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब मिली थी, सिलेक्शन हुआ था। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स मिला था, बट मैंने वो लिया नहीं क्योंकि मैंने पहले अटैम्प्ट वाला ही कंटिन्यू किया। तीसरा अटैम्प्ट मेरा अब है जिसमें 22 रैंक आई है मेरी। मगर ये ज़रूर बात है कि पिछले 3 सालों में हर अटैम्प्ट के साथ मैंने अपना हार्डवर्क और अपनी डेडिकेशन सिर्फ बढ़ाई है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होने दिया। क्योंकि जब एक टारगेट सेट कर लेते हैं हम अपने लिए, तो उसको पाकर ही जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो मुझे पता था अगर मैं छोड़ दूँगी तैयारी या मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी तो वो मेरे ड्रीम को अचीव करने में हैम्पर ही करेगा, वो मुझे किसी तरह से बेनिफिट नहीं करेगा। तो मैंने हमेशा एक बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखा अपना, और फुल डेडिकेशन से मैंने अपना 100% दिया तैयारी। तो मैम आपके इस जवाब से एक बात तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाती है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है, एक लोग किसी भी रैंक पर भी 1 साल काफ़ी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। एक साल तैयारी का और 1 साल एग्ज़ाम लिखने का, 2 साल में बन सकते हैं, रैंक आ सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी बहुत फैक्टर्स होते हैं, कभी किसी सब्जेक्ट में कुछ रह जाता है, कभी किसी सब्जेक्ट, कभी इंटरव्यू में अच्छे नहीं आते, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं एग्ज़ाम लिखने में, तैयारी में। तो ऐसा नहीं होता हर बार सारे फैक्टर्स तुम्हारे फेवर में काम करें, जब कर गए तो हो गया। या जैसे कि आपने बताया कि वही चाबी तो है ही हमें, ठीक है। तो मैम आपने 2 साल मतलब 2 बार आपका अटेम्प्ट में हुआ, बट एक सेटिस्फैक्शन के लिए आपने थर्ड अटेम्प्ट, मतलब इसको अगर हम काउंट करें तो आप तो क्वालिफाइड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होंगे जी। तो थर्ड अटेम्प्ट का किस तरह से, मतलब आपने इसी बार का फाइनली पिछले बार में जो मुझे मिला था आरपीएफ, वहाँ पे नेचर ऑफ जॉब बहुत अच्छा है, वर्क डोमेन भी बहुत अच्छा है, बट मैं ऑब्वियसली सपना था आईएएस बनने का, क्योंकि जितना स्कोप आईएएस देता है वो कोई और जॉब सर्विस नहीं दे पाती, तो इसलिए ज़्यादा वहीं पे काम करने का मन था। इसीलिए मैंने वहाँ पे दोबारा मैं हर साल अटेम्प्ट देती रही ताकि मुझे आईएएस मिले। मैम अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोचिंग या एक गाइडेंस रोल जो इंसान को चाहिए होता है, वो आपको कैसे, कहाँ से मिला, आपने क्या कैसे किया इस चीज़ को? कोचिंग का रोल जहाँ तक मुझे लगता है ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक गाइडेंस देता है, आपकी एनर्जीज़ को स्ट्रीमलाइन करता है और मोटिवेशन लेवल्स को हमेशा हाई रखता है। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कैंडिडेट्स को कि 100% कोचिंग पे छोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। अपने हार्डवर्क, सेल्फ स्टडी का देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव। 80% जहाँ तक मैं बोलूँगी कि सेल्फ स्टडी का रोल प्ले होता है, 20% कोचिंग का होता है, मगर वो 80% भी तभी चैनलाइज हो सकता है अगर तुम्हारे पास कोई गाइड है, कोई मेंटोर है। जैसे हमारे केस में एस्पायर आए ऐसे अंकित अग्रवाल सर थे, उन्होंने थ्रू आउट हमें बहुत अच्छे से पर्सनलाइज्ड अटेंशन दिया है, हर बच्चे के वीक एरिया पे काम करें। अगर ऐसा मेंटोर है तो आपके लिए कोचिंग बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, मगर मेहनत करने का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपका कहना यही है कि एक मेंटर हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है वो आगे बढ़ सके, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मेहनत तो हर बच्चे की होती है, लेकिन हर बच्चा उस जगह पे नहीं पहुंच पाता। वो गाइडेंस का एक रोल बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे आजकल इसमें बहुत ज़्यादा सब बिखर गया है, एक तरह से हम कहें तो इससे थोड़ा हम आगे बढ़ें तो मेंस में बच्चे बहुत सारे आगे कोई प्रीलिम्स भी कर लेते हैं, उसके बाद मेंस में रुकते हैं। तो मेंस में किस तरह से मतलब आप जीएस का भी है, ऐसे है, हमारा ऑप्शनल है, तो उसको किस तरह से, क्योंकि अगर एक लेवल पर हमारे बैलेंसिंग मार्क्स आते हैं तो ही हम अच्छी रैंक लेके आ पाते हैं, इससे हमें सेटिस्फैक्शन होगा। इस बार पिछले 3 अटैम्प्ट में मेरे मेंस के मार्क्स हर साल बढ़े हैं, क्योंकि मैंने हर साल अपनी स्ट्रैटेजी को रिफ़ाइन करने की कोशिश करी है। इस साल मैंने अपने मेंस की तैयारी में सिर्फ़ और सिर्फ अपने पिछले सालों के नोट्स का कंसोलिडेशन करने पे फोकस रखा, अपने नोट्स बनाए, उसको कंसोलिडेट किया ताकि मेरे पास मिनिमम मटेरियल हो और मैक्सिमम रिविज़न कर पाऊँ मैं उस चीज़ का। और इसका फ़ायदा मुझे मेंस के टाइम पे बहुत हुआ, क्योंकि हर चीज़ उस टाइम पे दिमाग पे क्रिस्टल क्लियर थी। और सेकेंडली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना, हर तीसरे दिन क्वेश्चन आंसर्स लिखना, मॉक आंसर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही
ईजिली हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, और उसी से ही हमारे पास टारगेट्स होंगे कि हर तीसरे दिन हमें एक टेस्ट लिखना है, तो हमारे को 3 दिन में वो सिलेबस ख़त्म करना ही करना है। तो इससे दोनों तरह से फ़ायदा होता है कि हमारी आंसर राइटिंग स्किल्स भी बढ़ जाती है और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। और मेंस के टाइम पे एक और चैलेंज आता है कि जीएस और जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल को बैलेंस करने का, क्योंकि ऑप्शनल का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें हमने क्या किया था, हम हर रोज़ का टाइम टेबल बनाते थे और दिन के 12 घंटे को 6-6 घंटे में डिवाइड करके हमने दोनों को साथ में चलाने की मैक्सिमम कोशिश की। तो इसमें मैम ये जो स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी है, ये आपने खुद से बनाई या आपके मेंटर ने, आपके गाइडर जो भी रहे हैं उन्होंने आपको किया इसके लिए गाइड कि आप इस तरह से करें, इस तरह से करें? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में मैं भी बिलीव करती थी और सर ने भी इस स्ट्रैटेजी को भी सपोर्ट किया। अगर हम सभी का बताएं तो हर बच्चा अपने लिए टाइम टेबल बनाता है, लेकिन वो बनाते कि हाँ ठीक है एक बार इतना ज़्यादा बना दिया, फिर कभी इतना कम बनाया है, तो उसको बैलेंस करना और सब एक खुद से बच्चे के लिए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। एकदम से समझ नहीं आता कि कितना सिलेबस हम कितने टाइम में कर पाएंगे, मगर जैसे अगर आप वीकली टारगेट सेट करेंगे अपने लिए और उसके हिसाब से हर रोज़ का टाइम टेबल बनाएंगे, एक हफ़्ता गलती होगी, दूसरा हफ़्ता गलती होगी, मगर कुछ टाइम बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेरा इतना पोटेंशियल है, मैं हर रोज़ इतना पढ़ पाता हूँ या पढ़ पाती हूँ, और आप उसी हिसाब से ही टाइम टेबल बनाएंगे। बट ये ज़रूर है कि अपने आप को पुश करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने दिन सुबह 8 बजे से शुरू किया है तो 8 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि अगर आप एक दिन का टाइम टेबल मिस करते हैं, उसको अचीव नहीं करते, तो उसका इफ़ेक्ट कहीं और आप नहीं कर पाएंगे। वो टाइम, whatever time is gone, it can never come back। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमेशा अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू मैम। इसमें अब आपने इतना पीटी का भी, मेंस का भी और इंटरव्यू का भी किया, तो रेगुलर स्टेजेस आए एग्जाम्स की। एक्चुअली व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू डाइवर्स दैट कि यहाँ पीटी का भी है, अभी पीटी आ रहा है, फिर उसके बाद मेंस का भी एग्जाम आ रहा है, इंटरव्यू का, किस तरह से आपने उस चीज़ को फॉलो किया? इस बार एक्चुअली लोगों की ये परसेप्शन होती है कि 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। ये तीनों स्टेजेस एक ही लेवल ऑफ नॉलेज से चल सकती है, बस थोड़ी थोड़ी अपनी अप्रोच बदलनी है। अगर प्रीलिम्स है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कैसे करना है, उस टाइम पे वो स्ट्रैटेजी चलती है कि तुम्हें छोटी छोटी पॉइंट्स भी मिस नहीं होना। मेंस है, मेंस के टाइम पे एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटरव्यू है, इंटरव्यू में वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा, थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेम्परामेंट कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चीज़ों का बेस, सबका सॉलिड बेस नॉलेज ही है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर हर स्टेज पे अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करते जाना है ताकि हर फेज़ पे तुम अच्छे से आउटशाइन करके निकल पाओ। इंटरव्यू में मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं अपना रिज्यूम, अपना जो हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको मैक्सिमम सर्कुलेट करती थी, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस गेन करती थी और उन पे काम करती थी ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं आ पाए। और मैं बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देती थी, जिसका फ़ायदा मुझे अपने रिज़ल्ट में भी हुआ। मेरे सेकंड हाईएस्ट इन मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में 206। तो ये सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम इतने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, इतने अलग अलग पैनल मेंबर्स के साथ बैठ के उनके जवाब देते हैं, तो वो हमें एक्सपीरियंस फाइनल इंटरव्यू वाले दिन रिफ्लेक्ट होता है। थैंक यू सो मच मैम। एक आप अपना कंक्लूडिंग जो मैसेज देना चाहती हैं वो बताइए कि किस तरह से, मतलब बच्चे जो इस फील्ड में आते हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे कि हाँ ये तो सारी स्ट्रैटेजीज़ होगी, लेकिन एक फेथ होता है, एक ट्रस्ट होता है लेवल, वो किस तरह से है कि जो बच्चा स्टार्टिंग पूरी इतनी जर्नी को जो पार कर जाए, क्या ऐसा रिमार्क है? तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए मेरा यही कहना है कि अगर हम सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। और जस्ट दैट कीप द मोटिवेशन अलाइव, किसी चीज़ को, अपनी स्पिरिट्स को डैम्पन मत करने दीजिए, आप अच्छे फुल मेहनत से तैयारी कीजिए और हार्ड वर्क इज़ द की टू दिस एग्ज़ाम, और सिर्फ 100% डेडिकेशन से हार्ड वर्क कीजिए एंड द सक्सेस विल कम टू यू। थैंक यू।